अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। आज हम लोग चैप्टर 10 शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से जो है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेंथी है और इसमें जो चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा है, यानी एक तरह से देखा जाए काफ़ी चीज़ें बेकार हैं जो आगे जगह यूज़ होती हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो देखिए मैटर तीन तरह के होते हैं हमारे पास, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है। अब सॉलिड लिक्विड गैस को हम लोग देखा जाए तो बहुत छोटी सी क्लास से समराइज करते हुए आ रहे हैं या डिफाइन करते हुए आ रहे हैं। जो हमारी रिजिड बॉडी होती है यानी जिसकी एक फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम हो, यानी यहाँ पे आप एक सॉलिड लकड़ी की बात करें या सॉलिड लोहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉलिड हो, उसकी शेप जो होगी फिक्स होगी, उसका वॉल्यूम जो होगा फिक्स होगा, यानी वो रिजिड कहलाएगी। सही है इस जगह पे। यही अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होगा, यानी सॉलिड जितनी जगह घेर रही है उसे कहीं भी रखें वो उतनी जगह घेरेगी। लेकिन अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड की शेप अलग अलग होती है, उसको जैसी शेप में डाला जाएगा वैसी शेप में हो जाएगी। उसे प्याले में डालेंगे तो वो गोल हो जाएगा, गिलास में डालेंगे तो वो चकोर हो जाएगा, किसी और स्टार की शेप में डालेंगे तो वैसा हो जाएगा। और लेकिन वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, यानी अगर 200 मिलीलीटर है 200 मिलीलीटर ही रहेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि किसी और चीज़ में जाके 200 मिलीलीटर से कम हो गया या इसका वॉल्यूम किसी तरह से एक्सपेंड या कम हो गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सॉलिड में हमारी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में हमारी फिक्स शेप तो नहीं होती, लिक्विड हर हिसाब से शेप चेंज कर लेता है लेकिन फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है गैस। जब गैस की बात करते हैं तो गैस हम लोग बोले नॉट रिजिड, वॉल्यूम एक तरह से देखा जाए तो इसका वो भी फिक्स नहीं होता और शेप भी फिक्स नहीं होती। अब यहाँ पे रिजिड के मायने बताते हैं, जो सॉलिड बॉडी होती है जिनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है वो हमारी रिजिड बॉडी होती है जो अपनी जगह से पूरी डिस्प्लेस होती है। लेकिन वाटर का अगर देखा जाए हम डिस्प्लेस करें तो हमारे मॉलिक्यूल से ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। तो वाटर और गैस जो होते हैं नॉट रिजिड होती हैं। लेकिन वाटर का क्या होता है, वाटर की फिक्स जो होती है वो वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का हमारे पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। गैस अपने हिसाब से मूव करती रहती है, अगर देखा जाए अलग सिलेंडर में हो तो उसका प्रेशर अलग हो जाता है और बहुत सारी गैस की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं जिसकी डिटेल में हम बात कर सकते हैं। इवन चैप्टर नंबर 11 में भी हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को एक तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखाया है, जैसे सॉलिड का स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया, रिजिड दिखाया हुआ अपनी जगह घेरता हुआ अपना स्पेस रखता हुआ। लिक्विड का दिखाया है कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे दो मिला के, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे। लेकिन गैस का देखा जाए तो सॉलिड का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, लिक्विड का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा क्योंकि वो रिजिड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप नहीं है। शेप इनके ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। गैस का अगर देखा जाए तो ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है, नॉट रिजिड बॉडी है। और यही अगर बात की जाए प्लाज्मा की, अगर स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात होती है जब भी, तो आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में यही आता है कि तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है। लेकिन एक हम लोग प्लाज्मा भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फोर्थ काइंड ऑफ मैटर बोलते हैं या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। प्लाज्मा के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि प्लाज्मा की डिटेल इसमें मौजूद भी नहीं है। इवन हम लोगों को जितनी भी फिजिक्स पढ़ाई जाती है उसमें प्लाज्मा की डिटेल इतनी कुछ दी नहीं जाती हमारी जो बुक में शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लाज्मा हमारे फोर्थ काइंड ऑफ या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड में हमारे रेगुलर शेप में होते हैं, रिपीटिव पैटर्न में होते हैं और वाइब्रेट जब होते हैं तो लिमिटेड एरिया में होते हैं, तभी वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते। सॉलिड चीज़ बनती कैसे, जब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टाइट हो जाते हैं और एक जगह बैंड हो जाते हैं इस शक्ल में, तो वो चीज़ सॉलिड बन जाती है। जैसे कि बर्फ़ को, जैसे पानी को जमा दिया जाता है, सही है। अब पानी जम के क्या होगा, एक फिक्स शेप में आ गया, फिक्स वॉल्यूम में आ गया, वो सॉलिड हो गया। लेकिन जब उसको टेम्परेचर पे हीट अप किया जाता है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो उसकी क्या होती है भाई, वॉल्यूम तो हमारा फिक्स रहेगा लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं रहती है और नॉट रिजिड हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ लिक्विड फ्लो इजली अराउंड वन अनदर, they are keep in the flowing a part of attractive force between लिक्विड assume that the shape of their container, लिक्विड यहाँ पे एज्यूम किया जाता है भाई जो उसके कंटेनर का शेप हो, यानी जिस जगह में वो रखा गया हो वैसे ही हो जाएगा। ऐसे ही सॉलिड पे नहीं ये चीज़ का होती है अप्लाई।
अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को वैसे ही बताया गया कि भाई लिक्विड इजीली फ्लो हो जाता है और लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आप जानते हैं, पानी हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, कुछ भी हो गया। अब यहाँ पे अगर गैस की बात कीजिए तो गैस में हम लोग बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ गैस फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेट स्पीड। यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो फ्लाई भी हो सकते हैं, वो हवा से हल्के भी हो सकते हैं, हवा से भारी भी हो सकते हैं। तो हर चीज़ की अलग अलग प्रॉपर्टी है और ये हम लोगों की स्टेट ऑफ सॉलिड में या फिर स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों को डिफाइन की जाती है। ये अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम से भी होती है। हम लोग आगे जाके अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो पूरी इसकी अलग सी थ्योरी पढ़ेंगे, काइनेटिक पे भी पूरी एक थ्योरी पढ़ी हुई है। अच्छा, अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा हम लोगों को फिर से बताया कि एट वेरी हाई टेम्परेचर स्टार मून एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्लाज्मा का जो फोर्थ काइंड ऑफ मैटर है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सूरज पे प्लाज्मा मौजूद होता है और चांद सितारे सैयारे इन सब पे भी काफी हद तक प्लाज्मा की टाइप बोली जाती है इन लोगों को, कि उनका जो मेटल है वो मतलब जो उनका जो मटेरियल है वो एक तरह से प्लाज्मा है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सब पढ़ लिया। इसमें जो दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इलास्टिसिटी। अच्छा, इलास्टिसिटी का क्या होता है भाई? इलास्टिसिटी होती क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी नॉर्मली अगर बोला जाए किसी चीज़ की शेप में चेंज आ रहा है और वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ पा रही है, तो हम लोग ये बोलेंगे उसमें इलास्टिसिटी मौजूद थी। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हमारे पास दो तरह की डिफॉर्मेशन होती है, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। मुझे पता नहीं है बुक में शामिल है या नहीं है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लेकिन इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो होता ही है। एज वी नो द एंटीटर्स बिफोर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ डिफॉर्मेशन इन विच रिवर्सेबल, यानी वो डिफॉर्मेशन जो हमारी रिवर्सेबल हो। जैसे कि एक इलास्टिक की बात की जाए, इलास्टिक जो नॉर्मली कपड़ों में डलती है, जब उसे हम खींचते हैं और जब खींच के वापस छोड़ते हैं तो अपनी जगह पे आ जाती है। ऐसे ही रबर बैंड में भी यही होता है। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है भाई, जब हम किसी चीज़ को मोड़ दी जाती है प्लास्टिक की, तो वो मुड़ी रहती है, वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है भाई, जिस पे जब वापस फोर्स हटा जीता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, यानी रिवर्सेबल प्रोसेस होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का। अब इलास्टिसिटी के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए फिर आगे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती किस तरह से और उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, परमानेंट नहीं होती और ओरिजिनल अपने डायमेंशन में आई जाती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि किसी चीज़ में डिफॉर्मेशन किस तरह होती है, उसमें चेंज जो आता है किस तरह होता है। उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस से और स्ट्रेंथ से। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कोई भी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई एक ऑब्जेक्ट पे, इलास्टिक मटेरियल के ऑब्जेक्ट पे जिसमें इलास्टिक मटेरियल हो। अब लोहे पे फोर्स लगाएं, लोहा या तो मुड़ेगा नहीं या तो मुड़ जाएगा, तो उसी फॉर्म में रहेगा। हम लोग यहाँ उस बॉडीज की बात करें जिसमें इलास्टिसिटी मौजूद हो, तो उसमें शेप और साइज में चेंज हो जाता है। यानी हमारी फोर्स लगाने पे उसमें शेप और साइज में चेंज आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे इलास्टिक हो गई, रबर बैंड हो गया, कुछ भी हो गया। अब स्ट्रेन क्या होती है? हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेन एक रिलेटिव चेंज होता है शेप में, साइज में, जो एक ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नली फोर्स देने से अप्लाई होता है। और स्ट्रेस क्या होता है भाई? स्ट्रेस हमारी एक इंटरनल फोर्स होती है जो हमारी फोर्स पर यूनिट एरिया पे निकाली रही होती है। यानी एक तरह का प्रेशर होता है जो एसोसिएट करता है स्ट्रेंथ पे। अब ये बात ज़रा सा समझें कि हम एक चीज़ पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारी क्या है? स्ट्रेस है। और उस चीज़ में जो चेंज आ रहा है, जो उसकी शेप में चेंज आ रहा है, वो हमारा क्या है? स्ट्रेंथ है। तो इसी बात पे एक हुक्स नाम के साइंटिस्ट ने अपना पूरा एक लॉ लिखा था। सही है, उस लॉ का बोला जाता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। यानी हम जितनी भी फोर्स लगाएंगे इंटरनल किसी चीज पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ पे। यानी आप जितना ज़्यादा जोर देंगे, या फिर एक और ये भी बोलता है विद इन इलास्टिक लिमिट, ये भी इसमें लाइन ऐड की जाती है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्रेस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ के। यानी जितने ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे इलास्टिक बॉडी पे, उतना ज़्यादा बॉडी की शेप में चेंज पैदा होगा या साइज में चेंज पैदा होगा। ये होता है हुक्स लॉ। फिर आगे देखते हैं हुक्स लॉ किस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे फिर से इलास्टिक सिटी की डिफाइनेशन बताई हुई है थोड़ा बहुत कि क्या होता है उसमें स्ट्रेच और स्ट्रेन का, फिर बता दिया कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और स्ट्रेच जो होता है हमारा फंक्शनल मॉड्यूलस होता है, यानी एक तरह का फंक्शनल डिफॉर्मेशन होता है। अब इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है भाई? इलास्टिक मॉड्यूल हमारा ये डिफाइन करता है, सॉरी इलास्टिक मॉड्यूलस,
अब ये बोल बोल के यकीन माने मेरी ज़बान हो जाती है, क्योंकि पूरी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अभी रात के जाग के तकरीबन 2-2:30 बजे के वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बस जैसी भी है समझे। तो इलास्टिक मॉडुलस हमारे पास क्या होता है? इलास्टिक मॉडुलस डिफाइन करता है कि स्ट्रेस जो होती है डिवाइड करती है स्ट्रेन को, तो हम लोगों के पास एक रेशियो आ जाता है। द प्रोपोर्शनल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो उन लोगों का जो प्रोपोर्शनल होता है वो हम लोगों का हुक्स लॉ कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसको, यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला बताया हुआ बाकायदा स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस भी एक तरह का प्रेशर होती है, तो प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम होता है, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई स्ट्रेन हमारा जो आता है वो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का जो डिवाइड होता है वो आता है स्ट्रेन हम लोगों का। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये डिफाइन कर रही होती है भाई उसमें कितनी इलास्टिसिटी मौजूद है, यानी कितनी फोर्स लगाने पे, उसमें कितना स्ट्रेस लगाने पे कितना स्ट्रेन पैदा हो रहा है। जैसे हर चीज़ का अलग अलग होता है। एक चिंगम की बात करें तो चिंगम में भी इलास्टिसिटी होती है, उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाने पे बहुत ज़्यादा उसकी शेप में चेंज हो जाता है, लेकिन वो बात ये है कि ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती, तो हम लोग वहाँ पे उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक रबर बैंड की बात की जाए तो कुछ रबर बैंड मोटे होते हैं, कुछ रबर बैंड पतले होते हैं, कुछ आसानी से बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं और कुछ बहुत मुश्किल से खिंच रहे होते हैं और ना चेंज बहुत कम आ रहा होता है। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस है टू स्ट्रेन अप टू और लेस देन प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों का ये डिफाइन कर रहा होता है कि इस बॉडी पे कितना स्ट्रेस लगाने पे कितना स्ट्रेन मिल रहा होता है। सही है। और ये जो लॉ है या फिर ये समझिए जो थ्योरी है, ये यंग मॉडुलस के नाम से भी बोला जाता है, यानी मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड बाय देयर टर्म्स। हम लोगों के किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी दो टर्म से डिफाइन हो सकती है, उसमें कितना स्ट्रेस था और उसमें कितना स्ट्रेंथ था, यानी कितना स्ट्रेस लगाने पे वो कितना स्ट्रेंथ दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। ये इसका सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है यंग मॉडुलस का। अगर मैं बोलता हूँ ये इसकी शेप थी भाई, ये इसकी शेप जो थी, जो भी इसकी लेंथ थी, जो भी मेरे पास सिलेंडर है, इसकी अगर लेंथ थी एल और इस पर फोर्स लगाने के बाद यानी स्ट्रेस लगाने के बाद इसकी लेंथ में चेंज आया डेल्टा एल का, तो हम लोगों का यंग मॉडुलस लॉ क्या बोलेगा भाई? यंग मॉडुलस लॉ ये बोलेगा कि स्ट्रेस को डिवाइड दे देंगे स्ट्रेंथ से, और स्ट्रेंथ किस तरह निकलेगी? स्ट्रेंथ निकलेगी ओरिजिनल यानी चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो उससे पता चलेगा कितने स्ट्रेस है, सॉरी कितने स्ट्रेन है। और स्ट्रेस का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, हमने यहाँ पे जितनी फोर्स अपॉन एरिया लगाया, फोर्स और एरिया दोनों का पता होना जरूरी है इसमें। तो ये था हमारा यंग मॉडुलस लॉ, और जो हमारा इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता था। इससे आगे भी एक लॉ है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हम लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन बताता है कि फोर्स किसी चीज़ पे लगा रहे हैं, किसी इलास्टिक स्प्रिंग पे या फिर किसी चीज़ पे, तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। यानी फोर्स जिस चीज़ पे लगाई जाएगी इलास्टिक सिटी पे या फिर स्प्रिंग के, तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर बनी हुई है, उसका प्रैक्टिकल भी होता है बच्चों के पास, कि यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग जो है सस्पेंड किया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग लटका हुआ है, उसमें एक पॉइंटर है और इसमें वेट लगाया जा रहा है। अब जितना ज़्यादा वेट होगा, ये जो पॉइंटर की सुई है वो इतना नीचे होती जाएगी, यानी इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोले, के जो है हम लोगों का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसका फार्मूला दिखाऊंगा तब समझ में आएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों होता है। हर स्प्रिंग की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ऐसा भी स्प्रिंग हो सकता है जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, ऐसा भी स्प्रिंग हो सकता है जो बहुत ज़्यादा लाइट हो। जो हल्के से वेट हो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेन पैदा हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी शेप में चेंज पैदा हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिसमें उसमें चेंज ही पैदा होके नहीं दे रहा। तो ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे, वो किस तरह का। तो वहाँ पे के ये डिफाइन करेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कि वो प्रॉपर्टी किस तरह की है, वो स्प्रिंग किस तरह की नेचर का है। सही है। तो हुक्स लॉ ये होता है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस के एक्स का मतलब ये होता है कि के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ये हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये इस बात से श्योर होता है। और एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है जो पॉइंटर ने किया है। जितना ज़्यादा नीचे होता जाएगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होता जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उस लोग को थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे, ये पूरी डायग्राम जो आपका वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही है, आप देखें जब हमें खींच के पीछे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स एक जगह,
एक जगह रिस्टोरिंग फोर्स बन रही है, एक जगह पोजीशन बन रही है। जहाँ रिस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है वहाँ पोजीशन नहीं, जहाँ रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो रही है वहाँ पोजीशन कम हो रही है। जहाँ पोजीशन कम होगी वहाँ रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। अगर ये बिल्कुल सेंटर में है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जहाँ पे रुका हुआ होता है। तो ये इसकी सिंपल एक एग्जांपल है कि हुक्स लॉ क्या डिफाइन कर रहा है। जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाते जाएंगे पीछे, उतनी ज़्यादा पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आता जाएगा। आगे देखते हैं। और ये इसका सिंपल फार्मूला है कि एफ हमारी अप्लाइड फोर्स है स्प्रिंग पे, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, डिपेंड करता है कौन सा स्प्रिंग है, और एक्स हमारा एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है, यानी कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई है। तो ये लॉ कहलाता है हमारा हुक्स लॉ, जिसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखा दी, तस्वीर भी दिखा दी। ओके, आगे बढ़ते हैं ज़रा सा इसकी तरफ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का दिखाया हुआ है कि ज़ाहिर सी बात है आपने मास को अगर पीछे करेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखें नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तभी हमेशा जो के होता है, तभी जो के आता है वो आपका माइनस में आ रहा होता है। जब डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा तो हमारा के भी माइनस में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, हम लोगों ने बोला था कि स्ट्रेस क्या होती है, एक तरह का प्रेशर होता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर एक तरह के सेम वर्ड है। दोनों का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है। हमारा प्रेशर को हम पास्कल में भी नापते हैं और इसका यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, ये चीज़ और स्ट्रेस बिल्कुल सेम होते हैं। अच्छा, प्रेशर को जब हम डिफाइन करते हैं तो प्रेशर हम सब ने फील किया हुआ है, और देखा जाए तो हम लोगों पे एक प्रेशर लगा हुआ है, यानी जो ग्रेविटी का जो हमें ज़मीन पर रोका जा रहा है। जैसे अगर हम चांद पे बात करें तो चांद पे हम उछल उछल के चल रहे होते हैं, ग्रेविटी कम होती है। स्पेस में हमारे पास प्रेशर ही नहीं होता, कोई और प्रेशर लग नहीं रहा होता, वो पूरा एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई प्रेशर ना हो। जब हम लोग फिजिक्स में काफ़ी सारे लॉ की बात करते हैं तो हम आइडियल कंडीशन रखते हैं। उस आइडियल कंडीशन में हम प्रेशर को निग्लेजिबल बोल देते हैं। तभी हम बोलते हैं कि ऊंचाई से एक बॉल फेंकी जाए या ऊंचाई से एक कागज़ फेंका जाए, दोनों बराबर टाइम में गिरेगा। कहाँ? जहाँ प्रेशर जीरो हो, यानी वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी वो वैक्यूम कंडीशन हो। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वही ग्रेविटी का जो फोर्स है या फिर जो गैसेस का प्रेशर होता है वो हम सब ने फील किया हुआ है, और जितनी जितनी ऊंचाई पे जाते जाते हैं इतना ज़्यादा हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है। यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है कि कितनी ऊंचाई पे कितना होगा। जैसे 1000 मीटर पे अगर हम लोग ये एयर बलून लेके जाएं तो वो फट जाएगा, इवन तो उसका प्रेशर ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। और तस्वीर में सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं, और भी थोड़ी डेफिनेशन एफिशिएंट थोड़ी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इतना ज़्यादा काम की नहीं है। असली चीज़ ये है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। पास्कल लॉ, तकरीबन देखा जाए तो बुक का सेकंड लास्ट टॉपिक है। पास्कल लॉ पता होना चाहिए हम लोगों का। पास्कल लॉ हम लोगों का ये बोलता है कि there is an increase of pressure at any point is confront fluid, there is any increase equal increase of other every point। यानी हम लोग यहाँ बोल रहे हैं अगर मैं एक तरफ से इसे प्रेशर लगाऊंगा, यानी मैं अगर एक साइड से प्रेशर लगा रहा हूँ तो तमाम डायरेक्शन में से प्रेशर लगेगा। ये होता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ हम लोगों का ये डिफाइन करता है भाई, हम लोग अगर लिक्विड पे किसी एक तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑल डायरेक्शन में, यानी तमाम डायरेक्शन में वो सेम फैलेगा। अब जैसे कि आप बाल्टी या किसी चीज़ में अगर पानी रख दें, आप अगर उसको हाथ रख के दबाएं तो जहाँ जहाँ आपके सुराख होंगे वो सब जगह से बराबर मिकदार में निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस पे जो फोर्स लग रही है वो ऑल डायरेक्शन पे सब जगह बराबर लग रही है। जैसे कि एक पत्थर गिराते हैं पानी में, उसके बराबर में जो हमारी वेव बनती है वो सब डायरेक्शन में सेम बन रही होती है, जो भी उसका सर्कुलर एरिया हो या जो भी उसका रीजन हो। तो पास्कल लॉ भी हम लोगों का यही बोल रहा होता है। पास्कल लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशन देखा जाए तो हमारे जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशन की तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोलिए भाई, कार लिफ्ट जो होती है वो भी हमारे पास्कल लॉ से काम हो रही होती है। जो हमारे हाइड्रोलिक जैक होते हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल के ब्रेक सिस्टम होते हैं, अभी काफ़ी सारे हाइड्रोलिक ब्रेक आ रहे हैं तो वहाँ पे हमारा पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा था। किस तरह अप्लाई हो रहा था ज़रा उसको देखते हैं आगे। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे एक इंसान दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, हमने एरिया बहुत कम कर दिया, तो जब एरिया कम हो जाएगा खुद ब खुद ही हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। अब दोनों तरफ बराबर किया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या है, फोर्स हमारी ज़्यादा नहीं है, फोर्स एक बंदे का वजन है, लेकिन एरिया बहुत कम कर दिया। जब एरिया बहुत कम कर दिया हमारा प्रेशर बढ़ गया, और एक बंदे के प्रेशर से भी गाड़ी ऊपर हो सकती है। तो यही होती है फिजिक्स की एप्लीकेशन। अगर फिजिक्स में इंसान दिमाग लगाए तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक सैर दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं भाई प्रेशर का स्मॉल एरिया कर दो, दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया लार्ज कर दो, वहाँ पे फोर्स स्मॉल हो जाएगी। तो प्रेशर एक्सर्टेड एट द वन सरफेस इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अदर सरफेस। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं,
This allows the small force applied to small area to be converted to large force applied to large area as the hyड्रोलिक लिफ्ट below. यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट पे बात की गई है कि एक छोटी सी फोर्स एक गाड़ी के ऊपर किस तरह कर देती है. क्यों? वहाँ पे एरिया बहुत कम होता है और हमारा प्रेशर इतना काफी हो जाता है. अब प्रेशर का फॉर्मूला तो मैं दिखा चुका हूँ आपको. फोर्स अपॉन एरिया, अगर फर्ज करें एरिया हमारा हो गया 0.5 सेंटीमीटर और फोर्स हमारी हो गई 200, तो प्रेशर उस पर क्या हो जाएगा? डबल. यानी उसका हाफ को अगर माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे सिंपल 200 से, तो हमारा डबल हो जाएगा. मैं लिख के दिखाता तो ज़रूर दिखाता, लेकिन अगर हमारा एरिया ज़्यादा हो जाए, एरिया हमारा 200 हो जाए, फोर्स हमारी 400 हो जाए, तो फिर प्रेशर क्या होगा? 2. तो एरिया कम करने से प्रेशर हम बढ़ाया जा सकता है या फोर्स बढ़ा दें. ओके, तो ये थी उसकी कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये भी इसकी एग्जाम्पल है सिंपल, अगर देखा जाए कि किस तरह चीज़ ऊपर जा सकती है. अगर हम लोगों को प्रेशर बढ़ाना है तो हम लोग या तो एरिया कम कर दें या फोर्स बढ़ा दें. यहाँ पे हम लोग फोर्स इतनी नहीं बढ़ा सकते, गाड़ी ऊपर करे एक इंसान, तो हम उस बंदे का एरिया कम कर रहे हैं. ओके, ये इसकी एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट की. ऐसी इसकी भी एग्जाम्पल होती है, आराम से ये छोटे से एरिया पे पाँव रख के ये चीज़ ऊपर कर सकते हैं. ये मैंने इमेजेस को ढूंढ ढूंढ के डाल लिया ताकि ये चीज़ पढ़ाने में और मजेदार लगे. फिर आगे देखते हैं हमारे पास क्या है. ये हमारी पास्कल लॉ की काफ़ी सारी एग्जाम्पल थी. हाइड्रोलिक ब्रेक भी इस तरह काम करते हैं. जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ये चीज़ ब्लॉक हो जाती है और डायरेक्ट ब्रेक लगता है. हाइड्रोलिक ब्रेक इस तरह का ब्रेक है कि इससे हमारा ब्रेक अगर ले रहा है तकरीबन एक आधा सेकंड, तो ये हमारा ब्रेक जो हाइड्रोलिक ब्रेक होगा मिली सेकंड में काम कर लेगा. ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी कोई मतलब कोई खास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और लगाते ही वो चीज़ रुक जाती है, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया हुआ है. यहाँ पे हमने एक छोटे से एरिया पे यानी पॉइंट नंबर 1 पे, जब हमने पॉइंट नंबर 2 से थोड़ा सा ब्रेक डाला है, तो यहाँ पे देखा जाए तो फोर्स एक स्पेसिफिक एरिया पे लगी है और जो एरिया है वो बहुत कम है और वहां जाके पूरा टायर रुक जाता है. ये जो हमारा 8 नंबर बना हुआ है पूरा टायर बना हुआ है. इतने बड़े टायर को हमारा एक छोटा सा पाँव से ब्रेक दबाने से रोक रहा है. इसका क्या मतलब है कि हम लोग पास्कल लॉ अप्लाई कर रहे हैं जिसके जरिए ये पॉसिबल हो पाया है. और यहाँ पे पूरी पास्कल लॉ की तस्वीर बनी हुई है. 3 पे देखा जाए तो एक एरिया पे फोर्स लग रही है और फोर्स उस तरफ जाके 5 पे जो एरिया है वो बड़ा हो रहा है और फोर्स कम हो रही है. और 6 और 7 पे क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट टायर को पकड़ लेगा और स्टॉप हो जाएगी वो फोर्स. यानी एक पाँव के हल्का सा दबाने से हमारा इतना भारी चलता हुआ टायर रुक सकता है. ये क्या कहलाते हैं? ये हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाते हैं. ये हमारी पास्कल लॉ की एग्जाम्पल है. आगे बढ़ते हैं जल्दी से भाई. आर्शीमेंट्स प्रिंसिपल. आर्शीमेंट्स प्रिंसिपल हम लोगों का डिफाइन ये करता है कि भाई कि कोई भी अगर बॉडी फ्लूट कर रही है, यानी अगर कोई बॉडी डूब नहीं रही, पानी में ऊपर तैरी जा रही है, तो उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक अपवर्ड फोर्स एक डाउनवर्ड फोर्स. Archimedes principle states that when the body is partially or fully in the fluid, it experiences an upward force that is equal to weight of the fluid of displaced by it. यानी जो बॉडी पानी के ऊपर रखी हुई है वहां पे क्या हो रहा है भाई, उसको वो बोल रहे हैं कि उस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो बराबर होगी उसके वेट के. जैसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था, अगर एक बुक रखी हुई है किसी टेबल पे, तो उसमें जितनी हमारे फोर्स बुक को नीचे खींचने की लग रही है उतनी फोर्स बुक को ऊपर रखने में मिल रही है, तभी वो बॉडी रेस्ट पे है. तो इसी तरह आर्चमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई अगर एक चीज फ्लोट कर रही है, एक चीज तैर रही है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि उसकी अपवर्ड फोर्स जो है पानी की उसकी डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है, तभी वो चीज तैर पा रही है. अब आगे बढ़ते हैं. हमारे पास एक ब्योंसी होती है, मोमेंट होता है, फोर्स होती है. वो चीज़ हम लोगों की डिफाइन करती है कि कितनी फोर्स हमारी सराउंडिंग लग रही है. अब जो बियॉन्ड फोर्स होती है वो हम लोगों को ये बता रही होती है कि वाटर का प्रेशर कितना है, और देखा जाए तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो हमारी बराबर होती है. जैसे कश्ती एक तैर रही है तो उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, वो डूब किस बात से नहीं पा रही है उसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे. थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें. यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत मायने रखती है कि एक चीज़ का सेंटर क्या बनाया हो आपने. जैसे कि यहाँ पे पहली तस्वीर में जो बना हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी डाउनवर्ड की तरफ जा रही है. दूसरा क्योंकि वो बंदे सही से अपनी जगह पे नहीं है, तो इनका सेंटर जब साइड होगा तो एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग जाएगी और यहाँ पे सेंटर ऑफ ब्योंसी जो होगी वो उसको बैलेंस करने में मदद कर रही होगी. अगर ये बैलेंस होता है तो फिर सही है, अगर हद से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो फिर ये किसी एक साइड गिर जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ सेंटर ऑफ ब्योंसी क्या कर रही है, ऊपर कर रही है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे कर रही है, तब ये चीज़ बैलेंस है. तो
बात सर ये होती है कि आर्चिमेड प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी चीज़ जो फ्लूट कर रही है उस पर 2 फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही है। यानी 2 फोर्सेस पे हो रही हैं, एक अपवर्ड फोर्स जो उसको पानी की मिल रही है, जो उसको रोके हुई है, और दूसरी फोर्स जो होती है उसकी वेट की, जो उसे डाउनवर्ड कर रही है। अच्छा, बात ये मेरे दिल में सवाल ये आता है कि भई एक जहाज़ जो होता है कभी-कभी वो नहीं डूबता, लेकिन अगर एक लोहा रखूँ तो वो डूब जाता है, या एक सिक्का डाल दूँगा तो वो भी डूब जाएगा। क्यों? उसकी वजह हम लोग आगे देखते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ समझने के लिए। डेंसिटी हम लोगों की डिफाइन करती है कि बॉडी का मास कितना है उसके वॉल्यूम पे। डेंसिटी का यूनिट होता है केजी अपॉन मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होता है। ओके, अब डेंसिटी की प्रॉपर्टी क्या है? कितना ज़्यादा मास कितना ज़्यादा वॉल्यूम पे। अब देखें समझें, एक सिक्का क्यों डूब जाता है? क्योंकि सिक्के का मास बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है। सही है। एक कागज़ क्यों नहीं डूबता? क्योंकि कागज़ का मास बहुत कम होता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह ये चीज़ डिफाइन करती है। यहाँ पे देखें, हम लोगों ने सवाल पूछा गया एक्जेक्टली व्हाई वी डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट व्हाइल अदर सिंक। यानी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो तैरती रहती हैं, कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? उसका रीज़न ये है भाई कि हम लोगों की चीज़ की डेंसिटी पे डिपेंड करती है वो चीज़ डूबेगी नहीं डूबेगी। अब मैंने 10 किलो की चीज़ बना दी, सही है, और उसे मैंने डाल दिया 1 मीटर में या फिर 1 सिक्के के बराबर, तो वो तो फ़ौरन डूब जाएगी। लेकिन एक 10 किलो की चीज़ बना दी और उसका मैंने वॉल्यूम बना दिया 100 मीटर, 200 मीटर, यानी तख्ती की लकड़ी की तरह वो रख देंगे तो वो तैरती रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी अगर सिंपल डाल दिया छोटी-छोटी डूब जाती है, लेकिन लकड़ी की पूरी कश्ती बना दे तो नहीं डूबती। क्यों? हमने उसका वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया है उसके मास के सामने। तो डेंसिटी हम लोगों की ये डिफाइन करती है मास ऑफ अ वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो। आर्चिमेडेस प्रिंसिपल भी हमारा डेंसिटी पे डिफाइन करता है, हर चीज़ की अलग-अलग डेंसिटी होती है। जब डेंसिटी सेम होती है तभी वो चीज़ मिल सकती है। जैसे हम पानी और तेल की बात करें, तो यहाँ पे डेंसिटी कुछ चीज़ों की डिफाइन की हुई है। जैसे पानी में तेल कभी नहीं मिल पाता, या तो पानी ऊपर आएगा या तेल ऊपर आएगा, इनमें से डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तेल वैसे ऊपर आता है हमेशा, ये बता दूं आपको। तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी या तो वो चीज़ ऊपर आ जाएगी या उस चीज़ का अलग रिएक्शन होगा। और यहाँ पे पूरी चार्ट बनी हुई है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जानना चाहूँगा कि क्या चीज़ ऊपर होगी। हम लोगों ने बोला तेल ज़्यादा ऊपर होता है क्योंकि डेंसिटी पानी की कम होती है। ओके, यहाँ पे छोटी सी लिखा हुआ है इसमें कि हायर डेंसिटी क्या होगी, लोअर डेंसिटी क्या होगी। यहाँ पे इस चैप्टर का खात्मा होता है, खत्म होता है। अब आगे क्या है भाई, आगे एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यूज को पढ़ें। अगर आपने ये चैप्टर गौर से सुना है तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एमसीक्यूज का आंसर क्या है। एमसीक्यूज का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। और मैं तो चाहता हूँ भाई जितने लोग व्यू करें और लाइक करें कम से कम एटलीस्ट, और एमसीक्यूज का आंसर मुझे ज़रूर दें अभी जो भी सुन रहे हैं। सही है। 10 एमसीक्यूज हैं, तकरीबन 10 नहीं, 5-6 एमसीक्यूज होंगे। सॉलिड बॉडी क्या होती है, फिक्स शेप होती है, क्या होती है, मटेरियल फाउंड इन द फोर्थ स्टेट ऑफ अर्थ, या फिर फोर्थ स्टेट कौन सी होती है मटेरियल की, जो चेंज होता है शेप में या साइज में, वो क्या कहलाता है। और अगली ये है कि रिलेटिव डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है डिफॉर्मेशन बॉडी के। फॉर एन इलास्टिक बॉडी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कौन सा लॉ है। तो और आखिर में कि हमारे जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस पे वर्क कर रहे होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो देखी है तो समझ में आएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक मत करना भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी अपने दोस्त हैं उन चीज़ों में ये फैलाएं, जो भी नैन मैट्रिक पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, या कि उनके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह 11वां चैप्टर भी बहुत जल्दी लाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।